हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज के वीडियो में हम सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 कवर किया था। सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, सो नाउ वील जंप ऑन टू सेक्शन 3 जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इस सेक्शन में कुछ टर्म्स दे रखे हैं जिनको हमको इंटरप्रेट करना है एज पर द प्रोविजन कंटेन इन द पर्टिकुलर टर्म। तो आज के वीडियो में जो सेक्शन 3 है, इसमें काफ़ी सारे टर्म्स है, तो वो मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी इस सेक्शन को। आज के वीडियो में मैं ये 3 टर्म्स कवर करूंगी: फैक्ट, फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर कोर्ट, डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, ये टर्म्स कवर करूंगी। एंड इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जो थर्ड वीडियो रहेगा इस सेक्शन का, पार्ट थर्ड, उसमें मैं कवर करूंगी एविडेंस। वो डिटेल्ड है तो उसमें मैं एविडेंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंस कवर करूंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? तो ये जो डेफिनेशन है फैक्ट की, तो इस टर्म, ये टर्म है फैक्ट, इसके इस टर्म को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक, क्या फिजिकल फैक्ट क्या होता है, और दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है। सो जो फैक्ट की, ये जो टर्म है फैक्ट, इसकी डेफिनेशन में व्हाट इट मीन्स एंड इंक्लूड्स इज साइकोलॉजिकल फैक्ट एंड फिजिकल फैक्ट्स। तो इसके इस डेफिनेशन में दो तरीके के फैक्ट्स के बारे में बात करिए। फिजिकल फैक्ट्स क्या होते हैं? फिजिकल फैक्ट्स बेसिकली जो एक्सटर्नल फैक्ट्स होते हैं, यानी कि एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। यानी कि वो सारी चीजें जो कि एक इंसान अपने सेंसेस से समझ सकता है, परसीव कर सकता है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें, तो एक इंसान जो भी देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, वॉट एवर अ मैन हैज हर्ड, सॉ और सेड, वो बनेगा फैक्ट। किस टाइप का फैक्ट? एक फिजिकल फैक्ट। ये फैक्ट का एक पार्ट है इस टर्म का। नाउ सेकेंड पार्ट डील्स विद साइकोलॉजिकल फैक्ट, यानी कि इंटरनल फैक्ट्स मीन्स any mental condition of which a person is conscious of। ये जो है, it exists in the mind of the person and can only be proved by circumstantial evidence। यानी कि वो चीज जो एक इंसान के दिमाग में होती है, उसकी मेंटल कंडीशन, उसके दिमाग में क्या है, वो होते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक इंसान की इंटेंशन क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसका ओपिनियन क्या है। सो वट एवर ओपिनियन और इंटेंशन ऑफ मैन होल्ड्स इज अ फैक्ट। कौन से टाइप का फैक्ट? साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो ये टर्म जो फैक्ट है, वो ये मेजरली इंक्लूड, ये दो टाइप के फैक्ट्स इंक्लूड करता है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ये दोनों कवर होते हैं फैक्ट की डेफिनेशन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, फैक्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव फैक्ट बेसिकली मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स, की ये स्टेट ऑफ थिंग्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा है, ऐसा हुआ है। एंड नेगेटिव फैक्ट मींस नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन स्टेट ऑफ थिंग्स, यानी कि ऐसा नहीं हुआ, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसा कोई फैक्ट। ओके, नाउ this was all about the term fact. Moving on to the next term, that is facts in issue. So this is an important definition. Fact in issue क्या होता है? इसको हम principal fact और factum probandum भी बोलते हैं। So fact in issue means the fact in issue may by themselves or in connection with other facts constitutes such state of things that existence of disputed right or liability would be a legal inference from them। यानी कि फैक्ट इन इशू या तो खुद में या फिर दूसरे फैक्ट्स के साथ कनेक्ट होके एक ऐसा स्टेट ऑफ थिंग कॉन्स्टिट्यूट करता है, बनाता है, कि वहां से जो रिजल्ट निकलेगा, जो लीगल इन्फ्रेंस होगा, वो होगा कि ये जो राइट और लाइबिलिटी है ये डिस्प्यूट में है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूटेड राइट और लाइबिलिटी। सो इट इज अ फैक्ट विच इज सॉट टू बी प्रूव्ड। ये वो फैक्ट होता है, फैक्ट्स एंड इशू, जिसको प्रूव करना होता है, ये कोर्ट में प्रूव होना होता है, ये मेन इशू रहता है, जो प्रिंसिपल फैक्ट रहता है। एंड दीज फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट राइट और लाइबिलिटी। सो जब इसको प्रूव करते हैं तो ये फाइनली इन फैक्ट से जो पार्टी हैं उनकी राइट्स और लायबिलिटीज निकलती हैं। तो क्रिमिनल मैटर्स में क्या फैक्ट एंड इशू बनते हैं? तो क्रिमिनल मैटर्स में जो एलिगेशंस होते हैं इन चार्जशीट, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फैक्ट एंड इशू। सिविल मैटर्स में जो इश्यूज फ्रेम होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और उनके रिगार्ड में जो भी उनमें जो भी आंसर्स और डिफेंसेस होते हैं, वो डिटरमाइन करते हैं आपके फैक्ट एंड इशू को। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें, तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि जो कि इस सेक्शन में ही दिया गया है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बीज मर्डर।
तो ट्रायल के टाइम पे जो फैक्ट इशू में होंगे वो कौन से होंगे? फैक्ट एंड इशू का बहुत सिंपल सा टर्म्स है, वो फैक्ट जो कि इशू में है, यानी कि वो फैक्ट जो कि डिस्प्यूट में है, इसके रिगार्ड में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो एग्जांपल है जहाँ पे ए जो है उसको अक्यूज किया गया है ऑफ बी's मर्डर, तो ट्रायल के टाइम पे जो फैक्ट इश्यूज में होंगे वो कौन कौन से होंगे? देयर इट मे बी वेदर ए कॉज्ड बी's डेथ, क्या ए ने बी का डेथ कॉज किया? वेदर ए इंटेंडेड टू कॉज बी's डेथ, क्या ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की? वेदर ए रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, क्या ए जो था उसको बी ने प्रोवोक किया था? तो जो फैक्ट इशू में होते हैं वो बनाते हैं फैक्ट इन इशू। यहाँ पे जो मेजर फैक्ट्स हैं कि क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी, क्या ए की इंटेंशन थी बी को मारने की, तो ये जो है ये फैक्ट्स जो हैं इनको मुझको प्रूव करना है। ये है प्रिंसिपल फैक्ट जो कि इशू में है। अब इन फैक्ट्स को मुझको प्रूव करना है, ये फैक्ट जो है वो कोर्ट में प्रूव होंगे और प्रूव होने से इनकी जो पार्टी है उनकी राइट और लायबिलिटी डिटरमाइन होगी। अगर ए जो है वो प्रूव हो जाता है, अगर इस केस में कि ए ने बी की डेथ कॉज करी, तो यहाँ पे ए की लायबिलिटी आ जाती है। तो फैक्ट एंड इशू वो फैक्ट्स होते हैं जिनको प्रूव करना होता है, मेजर प्रिंसिपल इश्यूज, प्रिंसिपल फैक्ट्स जो कि प्रूव होने होते हैं कोर्ट में, और इससे पार्टी के राइट या लायबिलिटी डिटरमाइन होती है। ये होते हैं फैक्ट्स एंड इशू। नाउ रेलेवेंट क्या होता है? सो रेलेवेंट जो है एज सच ये टर्म डिफाइन नहीं किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। इसके रिगार्ड में बोला गया है कि एक फैक्ट रेलेवेंट कब बनता है। तो डेफिनेशन जो है वो रेलेवेंट को डिफाइन नहीं करती, बल्कि ये डिफाइन करती है कि एक फैक्ट रेलेवेंट कब होता है। सो अ फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट ओनली व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर फैक्ट्स in any of the ways contained in the provisions of this act relating to the relevancy of the facts। यानी कि एक फैक्ट जब रेलेवेंट होगा जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्ट किया जाएगा, और जो कनेक्शन है वो सिर्फ उन्हीं वेज में होना चाहिए जो कि इस एक्ट के प्रोविजंस में दिए गए हैं, प्रोविजन जो कि रिलेट कर रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट से। तो जो चैप्टर सेकंड है उसमें सेक्शन 5 से 55 तक जो प्रोविजन है वो सारे डील करते हैं विद रेलेवेंसी ऑफ द फैक्ट्स। तो जो उनमें वेज दे रखे हैं उन वेज के अकॉर्डिंग अगर कोई फैक्ट किसी से कनेक्टेड है तो वो रेलेवेंट फैक्ट बनता है। And now, fact relevant to fact and issue are those which are necessary to prove or disprove the fact and issue। यानी कि एक फैक्ट रेलेवेंट टू इशू कब बनता है, यानी कि जो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इशू में है, उस फैक्ट इन इशू के रिगार्ड में एक रेलेवेंट फैक्ट क्या हो सकता है। सो वो फैक्ट रेलेवेंट होगा इशू के रिगार्ड में जो कि फैक्ट इन इशू को प्रूव करेगा या फिर डिस्प्रूव करेगा। यानी कि एक फैक्ट इशू में है, अब कोई भी ऐसा फैक्ट जो कि उस फैक्ट इन इशू जो कि इशू में है उसको या तो प्रूव करेगा या फिर उसको डिस्प्रूव करेगा, तो वो बन जाएगा relevant fact, a fact which is relevant to the issue। so relevant fact का एक डिग्री ऑफ प्रोबेटिव फोर्स होता है, सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोबेटिव फोर्स, यानी कि कुछ इसमें टेंडेंसी होती है ऑफ प्रूविंग। तो ये फैक्ट जब रेलेवेंट हो जाते हैं तो वो एडमिसेबल हो जाते हैं, यानी कि रेलेवेंट फैक्ट जो होते हैं वो एडमिसेबल होते हैं। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझूं कि रेलेवेंट फैक्ट होता क्या है, तो जैसे हमने फैक्ट एंड इशू में एग्जांपल लिया था कि ए जो था उसको अक्यूज किया गया बी के मर्डर के लिए, तो यहाँ पे रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं? फैक्ट एंड इशू क्या था कि वेदर ए कमिटेड बी's मर्डर, वेदर ए जो है ही कॉज्ड बी's डेथ, इसने इसका डेथ कॉज किया है बी का। तो ये तो हो गया फैक्ट एंड इशू जो कि हमको पता लगाना कि वेदर ए जो है उसने बी का मर्डर, उसने बी की डेथ कॉज करी है या उसका मर्डर किया है। तो इस फैक्ट एंड इशू के रिगार्ड में रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि वेदर ए हैड मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू किल बी, क्या ए के पास मोटिव था, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी बी को मारने की। एंड ए मेड प्रिपरेशन बाय बाइंग अ नाइफ, ए ने एक नाइफ खरीदा और प्रिपरेशन यानी कि कर ली ए ने बी को मारने की। एंड आफ्टर द मर्डर ए वॉज सीन रनिंग विद ब्लड स्टेन्ड नाइफ इन द हैंड फ्रॉम द प्लेस वेयर द डेड बॉडी ऑफ बी वॉज फाउंड, यानी कि जहां पे डेड बॉडी थी बी की वहां से ए को भागते हुए देखा गया और उसके हाथ में एक ब्लड स्टेन्ड नाइफ था। तो ये सारे फैक्ट्स अगर मैं देखूं कि जो इशू मेन इशू जो आया
हमारे पास वो ये था कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, क्या ए ने बी की डेथ कॉज करी है, ये है मेन मेरा प्रिंसिपल फैक्ट, फैक्ट एंड इशू। अब इस फैक्ट के रिगार्ड में क्या क्या रेलेवेंट फैक्ट हो सकते हैं, यानी कि क्या क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि इस फैक्ट एंड इशू को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकते हैं, वो बन जाएंगे रेलेवेंट फैक्ट। तो क्या रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कि क्या ए का मोटिव था, क्या उसने प्रिपरेशन की थी, उसने एक नाइफ खरीदा था बी को मारने के लिए, वो उस प्लेस से भागते हुए भी देखा गया था, और उसके पास नाइफ था जिसमें ब्लड लगा हुआ था, और उस प्लेस से भागते हुए देखा गया था जहाँ पे बी की डेड बॉडी थी। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं, जो सराउंडिंग फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट बन रहे हैं फैक्ट एंड इशू को प्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए, तो वो बनते रेलेवेंट फैक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट, फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन है, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस।